देखो, ये जो कविता है ना आपकी कथ्य, ये कविता बनने के पीछे एक छोटी सी घटना है। घटना ये है कि हंस पत्रिका एक निकलती थी और हंस पत्रिका के लोगों ने इनको कहा ना, कविता के कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद, कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, उसको हम लोग प्रकाशित करेंगे। बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, प्रेमचंद संपादक थे उसके। ये अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। अब नहीं लिखने के पीछे कारण ये था कि सबसे पहले इनका मानना ये था कि हम बहुत साधारण आदमी हैं इस धरती पर, हम कोई उतने विशेष नहीं हैं कि हमारी आत्मकथा लिखी जाएगी या उसको लोग पढ़ेंगे या उससे प्रेरणा लेंगे। मतलब इतने महान व्यक्तित्व के कवि अपने आप को क्या मान रहे हैं, एक साधारण आदमी मान रहे हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की सरलता है। हम लोगों में क्या है, 4 अक्षर पढ़ लिए अपने आप को लगते हैं आइंस्टीन समझने, लगता है कि हमसे बड़ा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इनको ये लगा कि नहीं, हमारे व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों के लिए प्रेरणादायी होगी या लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, इसलिए हम अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे। नंबर 1 कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि यदि हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो आत्मकथा का मतलब होता है कि हम अपनी जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना का उसमें जिक्र करें। तो हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा भी हुआ है, खराब भी हुआ है, दोस्त भी मिले हैं, दुश्मन भी बने हैं, कभी किसी ने उसकी सहायता की है, कभी किसी ने उसका पैर खींचा है, तो उन सारे बातों का जिक्र करना पड़ेगा ना, इनको सब बताना पड़ेगा इनको। तो जिनके संबंध में सकारात्मक बातें लिखेगा उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिनके संबंध में नकारात्मक बातें लिखेगा तो फिर एगो बेवजह की दुश्मनी हो जाएगी। तो इसलिए भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। और कवि का जो जीवन है, तो बहुत बार होता है ना कि आदमी अपनी कमियों को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने नहीं जाहिर करना चाहता है। रहीम कवि का एक दोहा पढ़ी होगी, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी ठलई हैं लोग सब बांटे न लई हैं कोई। अपने मन के दुख को, अपने मन के दर्द को अपने मने में रखना चाहिए छिपा करके। सामने मुंह पर लोग थोड़ी बहुत सहानुभूति व्यक्त कर देंगे और बाद में बड़ी बढ़िया होता, बड़ा बनत रहे हैं, भैल बैंक के साथ होगा, तो इस तरीके की बातें भी आएंगी। तो कुल मिला जुला करके कवि का ये मंतव्य है ना कि हमारी आत्मकथा नहीं लिखी जाए। एक और सबसे बड़ी बात जो कवि सोचता है वो ये सोचता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हम ही जीव थोड़े हैं और हमारा ही जीवन थोड़े है और हमारे ही जीवन का इतिहास थोड़े है। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारे जीव जंतु हैं और सबके जीवन की अपनी अपनी कहानी है और सबके जीवन में वैसा ही संघर्ष है जैसा हमारे जीवन में है। चींटी को भी अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाथी को भी करना पड़ता है, चूहा को भी करना पड़ता है, शेर को भी करना पड़ता है, उसको भी, बड़े जीवों को भी खतरा है, छोटे जीवों को भी खतरा है। तो सबकी अपनी अपनी जीवनी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अभी हम लोग चल रहे हैं फील्ड में, 10 गो तो रोज पैर के नीचे दब के मरिए जाता होगा, कितना कीड़ा घूम रहा है सब। तो आखिर उसने भी तो जन्म लिया होगा, वो भी खाना खाने के लिए भटक रहा है और उसका भी जीवन ऐसे ही खत्म हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो कवि कहता है कि इसमें हमारे जीवन की कहानी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है, इतनी प्रेरक नहीं है कि हम बताएं लोगों को। अब इसमें मधुप जो कहा है ना, तो मधुप अपने मन को कहा है। मन बड़ा चंचल चीज़ है, तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ, तुरंत इस डाल तुरंत उस डाल। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब मन जाएगा दिल्ली के इंडिया गेट पर, बस पहुँच गए इंडिया गेट, तुरंत चले जाएंगे। कहे कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। हरी भरी पत्तियां जो हैं पेड़ों पर से मुरझा मुरझा करके गिर रही हैं। तो पेड़ों की पत्तियां कब मुरझाएंगी? जब उनके उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा तब मुरझाएंगी। बहुत अधिक गर्मी पड़े तब भी मुरझाएंगी, बहुत अधिक सर्दी पड़े तब भी मुरझाएंगी,
पानी नहीं मिलेगा तब भी मुरझाएंगी, आवश्यकता से अधिक पानी मिल जाएगा तब भी मुरझाएंगी। तो जो उपयुक्त वातावरण चाहिए पेड़ पौधों को, यदि वो उपयुक्त वातावरण नहीं मिला तो उसकी घनी पत्तियां क्या होंगी, मुरझाएंगी। जो उपयुक्त वातावरण हम लोगों को चाहिए, यदि हमको नहीं मिलेगा वैसा वातावरण, तो हमारे अंदर भी झुंझलाहट, जैसे पेड़ों की पत्तियां मुरझाती हैं, हमारा मन भी उदास होगा, हमारे मन में भी पीड़ा होगी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अभी पहले बता चुके कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, सबका अपना अपना जीवन है, सबका अपना अपना इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। हर जीव एक दूसरे का मजाक बनाता है, उपहास करता है। उसको लगता है ना कि हम ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्ली को लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, चूहे को चहेट के खा जाती है। कुत्ता को लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, बिल्ली को चहेट के मार देता है। तो व्यंग भी करते हैं और उपहास भी करते हैं। ये जहाँ तक मानव की बात है तो देखा जाए तो हर इंसान अपने आप को सुखी करने में लगा हुआ है। हर इंसान अपने आप को खुश रखने में ज़्यादा व्यस्त है। कितना ऐशो आराम अपने उठा लें, कितना ऐशो आराम अपने बाल बच्चों को दे दें, इसमें वो सब कुछ भूल गया है। और दूसरे की मजबूरी, दूसरे की बेबसी, दूसरे के दुख को देख करके आनंदित होता है। और आनंदित नहीं भी होता है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो दूसरे के दुख में खुश होंगे, कुछ लोग हैं जो दूसरे के दुख से उनको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। बिरले ऐसे कोई संवेदनशील आदमी हमको मिलेगा इस धरती पर जो अपना दुख भूल करके दूसरे के दुख को दूर करने में लगा हुआ है। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहा है कि इसके बावजूद भी आप लोग हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे अपने जीवन की दुर्बलताएं क्या क्या रही हैं, कमजोरियां क्या क्या रही हैं, उनको हम कहें आप लोगों से। उसको बेहतर पता है कि जब हम बताएंगे तो लोग क्या करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए वो छिपाना चाहता है। लेकिन दोस्तों का दबाव है कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो वो कहता है कि तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और आप जब हमारी दुर्बलता, आप जब हमारी कमजोरी, आप जब हमारी पीड़ा, आप जब हमारी बेबसी सुनिएगा ना, तो आप मन ही मन क्या होइएगा, आप मन ही मन प्रफुल्लित होइएगा, मन ही मन खुश होइएगा। आपको अच्छा लगेगा सुन करके, भले दुख में जी रहा है। और ये गागर रीति है, अपना भर लो, पहले अपना भर लो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। मतलब हमारी जो दुर्बलता है ना, हो सकता है कि उसका एक कारण तुम भी हो। कौन? जो कह रहे हैं आत्मकथा लिखने के लिए वो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरा ले करके कह रहा कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। घुमा फिरा करके कवि ने ये कह दिया कि हमको आप लोगों ने छला है, हमको आप लोगों से धोखा मिला है। आप अपने आप को उसी में मानिए। हमारी जो अभी की जीवन शैली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे भी प्रभावित हुई है। आपने क्या किया है, मेरा लिया है और अपना भर लिया है। वही करें, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, आप उसी में से हैं। यह विडंबना अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब यदि हम उन चीज़ों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं दुनिया के सामने अपनी आत्मकथा के रूप में, तो जैसे ऊपर कवि ने कहा कि लोग उपहास उड़ाते हैं एक दूसरे का, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तो आप भी क्या समझिए कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं आपका उपहास कर रहा हूँ। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो मैं ये सारी चीज़ें औरों को क्यों दिखलाऊं? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों। अब यहाँ से कविता का जो भाव है उसके बीते हुए जीवन की तरफ जाता है, अतीत में जाता है। अतीत का मतलब बीते हुए। अभी तक क्या सुना रहा था, अभी तक वर्तमान में जो बीता है ना उसके साथ वो चल रहा था, उसकी अपनी थिंकिंग थी, उसकी अपनी सोच थी। अब बता रहा है कि अब उसके जीवन में जो घटित हो चुका है, ठीक है, उसको बता रहा है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कोई रात हुआ करती थी, हाँ, यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे, यहाँ से क्या है, कवि अब जा रहा है पास्ट में, अतीत में जा रहा है। तो कवि की कोई प्रेमिका रही होगी,
उसके साथ वो चांदनी रात में बैठ करके बातें किया करता होगा, अपना सुख दुख कहता होगा उसे या उसकी सुनता होगा। तो यहाँ कवि अपने उस सुनहरे अतीत को याद करना चाह रहा है, याद कर रहा है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। जब वो हमारे साथ बैठा करती थी, खिलखिला करके हंसती थी, बातें करती थी, किसके संबंध में सोच रहा है? अपनी प्रेमिका के संबंध में सोच रहा है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। उसके साथ रहने की, उसके साथ अपना जीवन बिताने की मैंने कभी सपना देखा था। तो सपना हकीकत तो होता नहीं है। सपना सच हो जाता तो 24 घंटा लोग सो करके सपना देखता, 22 घंटा तो देख ही लेता, 2 घंटा में उसको पूरा कर लेता क्या। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, वो हमको हासिल नहीं हुआ। और देखो ये एक प्रतीक के तौर पर यदि हम माने कवि की प्रेमिका को, तो जितने सपने हम देखते हैं अपने जीवन में, जितनी बातें हम सोच लेते हैं अपने लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए, वो कहाँ होता है। ये तो मतलब मानव जीवन की सच्चाई भी है कि जितना हम सोचते हैं उतना होता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हर जगह हमको अपनापन मिलेगा, फिर भी झगड़ा होता है कि नहीं होता है, लोगों से मिलता नहीं है अपनापन। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। वो हमारे पास आते आते रह गई, वो खुशी हमको मिलते मिलते रह गई। तो ये हम अपने जीवन की खुशियों के संबंध में, अपने सुख के संबंध में भी इस चीज़ को ले सकते हैं कि एकदम लगता है ना कि अब हमारा काम ये पूरा हुआ, अब हम सफल हो गए, सफलता हमको मिल गई, हम जो सोच रहे थे वो हमको हासिल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो खुशियाँ नज़दीक आते 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 एक ही बार लगता है कि लो बहुत दूर भाग गई। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। उस प्रेयसी का, उस प्रेमिका के कपोल कैसे थे? अरुणिम। सुबह में आसमान की जो लाली होती है, सुबह के समय जो आसमान की लाली होती है, ठीक है, वही अरुणिम लालिमा कही जाती है। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बहुत अच्छा लगता था इसको देख करके, उसकी खिलखिलाहट सुन करके, उसके चेहरे को देख करके कवि को बहुत अच्छा लगता था। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक के पंथा की। अब वो उसकी जो यादें हैं या उसकी जो प्रेमिका, अब सिर्फ उसकी कवि के पास उसकी यादें रह गई हैं, वो नहीं मिली। पहले लिखा ना कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, वो उसके साथ ही रह नहीं पाया, कोई कारण रहा होगा, उसके साथ नहीं रह पाया। लेकिन उसकी स्मृति जो है, उसकी याद जो है, वो पाथेय बनी है, मतलब रास्ता दिखाने वाली है। वो दोस्त भी 2 तरीके के होते हैं। एक की दोस्ती यदि वो हमारे साथ नहीं भी है तो उसकी बातें, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी जीवन शैली हमको सीख दे के जाती है, सिखाती है कुछ न कुछ। और नहीं भी है ना तो आगे हमको आगे बढ़ने में हम सहायता करती है। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो याद आ गए, बस माथा खराब हो गया। तो कवि के प्रेमिका की जो याद है वो कैसी है? पाथेय, रास्ता दिखाने वाली है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक के पंथा की। अब ये कवि अपने जीवन में चलते चलते क्या है? थक गया है। जीवन में जो ये थकान भरा हुआ है और थक करके उदास मन से, भारी मन से जो अपने जीवन के ये रास्ते तय कर रहा है, उसमें उसके प्रेयसी की यादें जो है रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं। सीवन को उघेर कर देखोगे क्या मेरे कंथा की। कवि ने क्या किया है ना कि उन यादों को एक बढ़िया सा चादर डाल करके मतलब दबा दिया है। गुदरा वगैरह जो होता है ना, तो उसमें होता क्या है कि अंदर बहुत फटा पुराना कपड़ा, चिथरा वगैरह रखा रहता है और ऊपर से वो बढ़िया चादर दे करके उस पर धागा चला दिया जाता है, सीवन जिसको हम कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सीवन को उखेड़ेंगे और वो चादर हटाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? फटा पुराना चिथरा दिखेगा। तो जिस चीज़ को वो दबा दिया है ना, अब आत्मकथा वो लिखेगा अपनी तो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो उसमें से बहुत सारे फटे पुराने चिथरे निकलेंगे। धोखा देने वाले लोगों की बातें आएंगी, उसके पैर खींचने वाले लोगों की बातें आएंगी, उसको दुख देने वाले लोगों की बातें आएंगी।
तो वो सारा सच उजागर होगा, इसको भी तो दुख होगा। एक और कविता इसी किताब में पढ़नी है तुम लोगों को, छाया मत छूना। तो छाया मत छूना का मतलब ही होता है कि अपने अतीत की तरफ तुम झांको ही मत। अतीत की तरफ जब झांकोगे, अतीत को जब याद करोगे, तो उससे होगा क्या कि तुम्हारा वर्तमान खराब होगा, वर्तमान में रुक जाओगे, ठहराव आ जाएगा। और वर्तमान में जब ठहरोगे ना तो भविष्य ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो उन चित्रों को बाहर लेकर के नहीं आना चाहता है। जीवन को घेर कर देखोगे क्या मेरे कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं। जीवन छोटा है, अक्सर सुनते हैं हम लोग, और जीवन बहुत लंबा है, जिंदगी बहुत लंबा चौड़ा बा, कैसे कटी बुझाते नहीं के। दोनों बातें लोग कहते हैं, दोनों बातें लोग कहते हैं कि जीवन छोटा है और जीवन बहुत लंबा है। तो जीवन छोटा कैसे है? ललद्यत की कविता पढ़ी होगी 9th में, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जब बे सांस रुक गया तबे जीवन समाप्त। ललद्यत ही ने कहा है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दुखिया उतराई, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी रही बीत गए दिन आ। तो जीवन हमारा छोटा है, सांसों के सहारे चलता है, जहाँ सांस बंद वहाँ जीवन खत्म। लेकिन कहानी कैसे बड़ी हो जाती है इसकी? एक दिन की बात यदि कहा जाए कि आप अक्षरशः सुबह 5 बजे उठी हैं तब से लेकर के 11 बजे रात तक सोने के समय तक जो जो कुछ हुआ है सब लिख दीजिए। तो 5 बजे से लेकर के 11 बजे कितना हुआ? लगभग 18 घंटा हुआ। इस 18 घंटे की हम बात यदि लिखें ना, एक एक चीज़ का हम वर्णन करें, तो कम से कम चाहिए 20 पेज, उससे भी ज़्यादा। तो सोचो कि यदि कवि का जन्म कब हुआ था? 1889 में। 1889 में इनका जन्म हुआ था। तो मान के चलो कि 30 साल की उम्र में भी ये यदि कविता लिख रहे होंगे, 25 साल की उम्र में भी यदि ये कविता लिखी गई होगी, तो 25 साल की कहानी कितनी बड़ी हो जाएगी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। जिसको जो जो कहना है, जिसको जो जो गाना है, सब लोग अपना कह ले, सब लोग अपना गा ले, हम क्या हैं? चुप हैं। चूंकि जैसे ही ये आत्मकथा के रूप में अपनी बातें बोलेगा ना, बहुत सारी छिपी हुई बातें क्या होंगी? बाहर आएंगी। जब बहुत छिपी हुई बातें बाहर आएंगी ना, तो कुछ लोग भी तो होंगे जो इसका प्रतिकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, उस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो बेवजह अभी जो जीवन सपाट चल रहा है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, दुराव नहीं है, जिसने साथ दिया उसको भी अच्छा मानता है, जिसने धोखा दिया उसको भी अच्छा मानता है, फर्क पड़ ही जाएगा ना। तो इसलिए कवि क्या कहता है कि ये बेहतर क्या है कि चुप ही रहे। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। प्रश्न पूछ सकता है कि कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली क्यों कहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कवि अपने आप को बहुत साधारण इंसान मानता है। उसको ये ऐसा कभी नहीं लगता है कि हमारी आत्मकथा जो है वो लोगों के पढ़ने लायक होगी, हमारी आत्मकथा से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत साधारण आदमी अपने आप को मान रहा है। तो साधारण आदमी की आत्मकथा भी क्या होगी? साधारण ही होगी। साधारण आदमी की आत्मकथा क्या होगी? साधारण होगी। और भोली आत्मकथा इसलिए भी है कि जिसने इसको धोखा दिया, जिसने इसको छला, जिसके चलते इसने दुख सहा, उसकी बात ही नहीं करना चाहता है, उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता है, अभी समय भी नहीं। और कह रहा है कि मेरी अपनी आत्मकथा लिखने का ये उचित समय भी नहीं है, क्योंकि थकी है, सोई है मेरी मौन व्यथा। ये व्यथा जो है, व्यथा, दुख, दर्द, पीड़ा, अंदर से जब आदमी आहत होता है किसी बात को लेकर के, देखो सड़क पर चलते चलते हमको ईंटा में ठेस लग जाएगा ना, तो उससे दर्द होगा, वो व्यथा की श्रेणी में वो नहीं आएगा। वही दर्द 5 दिन के बाद फिर से यदि होने लगे रात में सोते समय, तो अब वो दर्द क्या बन जाएगा? पीड़ा हो जाएगा।
लेकिन किसी का आचरण, किसी का व्यवहार, किसी की बात यदि हमको लग जाती है, छोट बात से भी लगती है, तो उससे जो हमको कष्ट होता है ना, वहाँ जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो किस श्रेणी में आएगा? वो व्यथा की श्रेणी में आएगा। गोपियाँ उद्धव से एक तरीके से मानो तो अपनी व्यथा ही कह रही हैं। उद्धव गोपी संवाद पढ़ी है ना? मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। तो हमारे जीवन में देखो, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं ना कि हमारे अंदर जो चल रहा है उसको हम न अंदर रख पाने में सक्षम होते हैं, ना उसको बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। तो कवि कह रहा है ना कि अभी हमारी जो ये व्यथा है, ये मौन है, इसके पास शब्द नहीं है और ये थक करके अभी सोई हुई है। नहीं, लोग कोई बाहर से आता है, बहुत काम करके थका हुआ रहता है तो सोया है, कोई आ गया, चाहे किसी का फोन आ गया तो होता है कि अच्छा मत जगाइए, अभी सोए हुए हैं, थके हुए हैं। तो कभी अपनी आत्मकथा को क्या, अभी जहाँ है ना, यादों की चादर को डाल करके वो जिसको उसने सुला दिया है उसको बाहर नहीं निकालना चाहता है। और यही ये कविता है। जयशंकर प्रसाद, अभी इनका जन्म कितना बताया गया तुमको? 1889 ईस्वी में। 1937 में इनका देहांत हो गया था। 1937 में इनका देहांत हो गया था। यानी ये धरती पर कितना दिन रहे? मात्र 48 साल, 48 ईयर्स। और छायावादी कविता के जो आधार स्तंभ माने जाते हैं 4 ठो प्रमुख कवि, कौन कौन? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा यानी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये छायावादी कविता के आधार स्तंभ हैं। और इनकी भाषा शैली जो है ना, इनकी भाषा शैली जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, गंभीर है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है। क्योंकि तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है ना, तो इसलिए इनकी रचनाएं जो होती हैं थोड़ी गंभीर होती हैं। सोच करके इनकी रचनाओं का अर्थ बोलना पड़ता है या भाव समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इनके सीधे जैसे प्रेमचंद जैसे लिखते हैं, प्रेमचंद वाली भाषा इनकी नहीं है। एक और कविता उत्साह और रट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पढ़ेगी तुम, इसमें वो उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इनकी भाषा जो है थोड़ी गंभीर है। ठीक है, और इनका सबसे प्रमुख इनकी जो रचना है ना वो कामायनी कही जाती है। कामायनी इनकी सबसे प्रमुख रचना है। बाकी इनके चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, ये सारे और नाम दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है। हाँ, गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद के गद्य को समझना ही मुश्किल काम है, ये तो फिर भी कविता है, पद्य है। इनका गद्य भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो सोचना पड़ेगा, ये क्या है, ये तो पद्य लिखती हैं। तो इसमें देखो प्रश्न जो है ना, प्रश्न मुख्य रूप से 2-3 ठो प्रश्न इसमें प्रमुख है कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। तो क्यों नहीं लिखना चाहता है कवि अपनी आत्मकथा? क्योंकि वो मानता है कि मेरे आत्मकथा से लोग को क्या प्रेरणा मिलेगा, एकदम मतलब हम साधारण इंसान हैं, और फिर अगर हम अपना आत्मकथा लिखेंगे तो मेरा जितना भी कष्ट, पीड़ा, व्यथा जो भी है वो फिर बाहर आ जाएगा, उससे और कष्ट। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि कवि ने इसमें अपनी बातें कही हैं कि छिपाई हैं? थोड़ी कही है, थोड़ी छिपाई है। हाँ, नहीं कहते कहते बहुत कुछ कह दिया। नहीं कहते कहते कह भी दिया, और कहते कहते दबा भी लिया। तो देखो यही विशेषता है इनकी कविता की। हम लिखना नहीं चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ हो, कितना इनको सुख मिला, कितना इनको आराम मिला, कितना इनको दुख मिला, कितना इनको दर्द मिला, सबका एहसास हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। एक प्रश्न और पूछेगा कवि की प्रेमिका के संबंध में कि वो कैसी थी। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ये इसमें लिखा गया है कि उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, या उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की, तो सुंदर रही होगी, हंसमुख रही होगी, ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। फिर कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली क्यों कहा है?
क्योंकि अपने आप को बहुत सरल मतलब हाँ। अपने आप को बहुत साधारण इंसान मानते थे, हाँ। तो जो साधारण होगा उसका आत्मकथा भी आत्मकथा भी होगी। साधारण होगी। और फिर छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे हो जाती हैं? छोटे जीवन की बड़ी कथा कैसे हो जाएगी? तो जैसे कि एक दिन में हम मतलब अगर अब ये तो एग्जाम्पल देने के लिए तुमको हमने कहा कि जैसे मतलब सोचो, ये छोट तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, और जब हम एक एक उन बातों का, उन यादों का, उन घटनाओं का जिक्र करेंगे तो एक लंबी कहानी बन ही जाएगी। और जीवन छोटा इसलिए है कि इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कब है कब खत्म हो जाएगा। तो यही कुछ प्रमुख प्रश्न आएंगे इसमें। अब अपने किताब का क्वेश्चन देख लो, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कहीं उसके दोस्त उससे नाराज हो गए, कहीं लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, या उसका जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी कथा कही जाए। तो कविता के आधार पर कुछ 4-5 पॉइंट्स लिख सकती है कि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना क्यों चाहता है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कहने का मतलब है ना कि कवि अभी अब उतना सक्षम नहीं हुआ है ना, उतना सक्षम नहीं हुआ है कि लोगों की नाराजगी झेल सके। अक्सर लोगों को कहते हैं ना कि समय का इंतजार करो, समय बड़ा बलवान होला। तो यानी जब हम सक्षम हो जाएंगे तब ना हम तन करके खड़े होंगे, या जो सच बातें होंगी बोलेंगे। बहुत बार आदमी को सच्चाई छिपाना पड़ता है जानते हुए भी। इसके पीछे भी उसकी अपनी बेबसी है, उसकी अपनी मजबूरी है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय का मतलब वही याद जो है, स्मृति का मतलब याद, उसको पाथेय यानी उसको रास्ता बनाया है। तो देखो हमने कहा ना कि हमारे जीवन में दोस्त जो है वो 2 तरह के हैं। एक हमको रास्ते पर लाते हैं और दूसरा हमको रास्ते से भटकाते हैं। तो जो एक हमारे लिए सहायक है, एक हमारे लिए पैर खींचने वाले हैं। तो जो हमको रास्ते पर लाने वाले हैं, जो हमारे लिए सहायक हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमारे हित चिंतक हैं, उनको जब भी हम याद करेंगे ना, तो उनको याद करते हैं तो मन को एक सुकून मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी। तो कवि की प्रेमिका जो थी, कवि ये इसलिए कहा है कि जो मतलब उनकी जो प्रेमिका थी वो जब मतलब वो उनके पास नहीं, वो सुंदर थी, सुशील थी, हंसमुख थी, बावजूद इसके वो संस्कारी रही होगी। तो भले वो इसको मिली या नहीं मिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी याद जो है वो इसके लिए क्या है? पाथेय है, रास्ता दिखाने वाली है। रास्ता दिखाने वाली है कि नहीं है? इसको ठीक है, न घर का डर है, न समाज का डर है, न परिवार का डर है, न पुलिस का डर है, न कानून का डर है, कोई अनैतिक काम नहीं किया गया है। तो इसलिए लगाव हुआ। तो लगाव किसी को किसी से होता है, लेकिन लगाव में भटकाव नहीं हुआ। तो भटकाव नहीं हुआ तो वो उसकी जो याद है वो क्या है? पाथेय है, रास्ता बताने वाली है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हम अपने आत्मकथा में मतलब ये कैसे लिखे कि जो मतलब मेरी जो प्रेमिका थी उनके साथ जो हम बात किए रात में जो भी हो वो कैसे लिखें, सबको कैसे बताएं। हाँ। ऐसा हो सकता है कि लोग उनका मजाक भी उड़ाएं। हाँ, उसका भी मजाक उड़ाएं। हाँ, उसका भी मजाक उड़ाएं। हाँ। अब देखो इसमें तुम लिख सकती है जो भी, लेकिन वही हम जो अक्सर एक बात कहते हैं कि अपने उत्तर के पक्ष में विद्यार्थी को क्या करना पड़ता है? तर्क देना पड़ता है। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखी। अभी आपको हमने बताया कि इनकी कविताओं में क्या है। देखो ये गेय है, गा लेने लायक है, क्लास में गवा के सुनो। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो ये मतलब सहज रूप से गंभीर शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसके बावजूद भी सहज रूप से ये इसको हम गा लेंगे। गेय है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, गंभीर अनंत असंख्य, मधुप, हाँ मधुप, स्मृति, पाथेय, कपोलो, ठीक है, ये सारा चीज गेय है। कोई 2 लाइन लिख दीजिए, गा लेंगे इसको। और कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया गया है? नहीं मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि ने जिस सुख का स्वप्न देखा था ना वो उसको हासिल नहीं हुआ।
ठीक है, तो आशय स्पष्ट करने के लिए मिला कहाँ मौजूद सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसको मानव जीवन से भी जोड़ करके, मतलब अपने जीवन से भी जोड़ करके देखा जा सकता है इसको, कि सुख जो है वो हम जो जो सोचते हैं वो हमको नहीं मिलता नहीं है। और जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, तो ये कवि के प्रेयसी के संबंध में, प्रेमिका के संबंध में बातें की गई।